सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी हाल ही दिनों में कराया गया। तो आज इस सेशन में मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए थे उसके डिस्कशन के साथ जुड़ रहा हूँ। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को मालूम होगा शायद, फिर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे इसका जवाब दिया जाए। क्योंकि जनरली जब आप पढ़ाई करते हैं और आप आर्टिकल 21 के इवोल्यूशंस के लिए जो केसेस पढ़ते हैं, तो उस केसेस में जब राइट टू एजुकेशन आता है सुनने में, तो हम लोग हमेशा इस केस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है उन्नी कृष्णन केस 1993। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ के साथ इंक्लूड किया। तो इसका जवाब उन्नी कृष्णन भी सही है। मेन यही केस है। कैसे है हम आपको समझा देंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन इन ऑप्शंस में जब हम लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश वर्सेस अब्दुल समद नहीं, ये केस नहीं है। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज, ये भी नहीं है। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट, यस दिस इज द प्रीडिसेसर केस आप बोल सकते हैं ऑफ उन्नी कृष्णन केस। रामानुजन ये तो नहीं है। चलिए सी आंसर सही है। हम आपको बताते हैं इस केस के बारे में थोड़ा सा। देखिए ये केस कर्नाटका में हुआ था जिसमें कैपिटेशन फी को लेकर कंप्लेन किया गया था पिटिशनर के द्वारा। कैपिटेशन फी जो बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा था। अब राज्य सरकार का अपना नियम था, वहां पे रिजर्व हो रही थी सीट शुरुआत से ही, मतलब बिना कानून संविधान में आए हुए भी सीट्स रिजर्व होती थी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले रहा था अपार्ट फ्रॉम दीज रिजर्व सीट्स, उनके लिए हाई कैपिटेशन फीस लगता था। अब इसको लेकर मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने एक लाइन तो बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, 21 का पार्ट है, माना जाएगा इसको। और कैपिटेशन फी को लेकर जजमेंट दिया, लेकिन एज स्पेसिफाई इस केस में नहीं किया गया था। अब आपको हम बताते हैं, इस केस के बाद इसको लार्जर बेंच को सौंपा गया। यही लार्जर बेंच था उन्नी कृष्णन केस। ये दोबारा जब चैलेंज हुआ तो लार्जर बेंच के पास गया, तो 7 जज का केस बना। और उन्नी कृष्णन केस में कोर्ट ने इस केस को अपहेल्ड करते हुए लेकिन कहा कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ये राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का, एंड इट विल ओनली बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये एज स्पेसिफाई कर दिया गया इस केस में कि 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में माना जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या है? मोहिनी जैन, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which part of the Indian Constitution declares India to be a welfare state? अब वन लाइनर में ये क्वेश्चन पीपीएससी यूपीएससी बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन इस तरह से ऑप्शंस जो फॉर्म में दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि ये जो एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ पर। लेकिन बहुत सिंपल है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, जो लोगों के अधिकार देता है स्टेट के अगेंस्ट। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 38 के अंदर कहता है कि स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो सेकंड यानी कि पार्ट 4 जो होगा केवल वही जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो कि पार्ट 9 यानी पंचायती राज, इसमें वेलफेयर स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में बात करता है, मतलब कि राज्यों का प्रोविजन इसमें दिया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इसमें वेलफेयर स्टेट जैसा कुछ नहीं है। तो पार्ट 4 यानी कि 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है। ठीक है, अब देखिए चारों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बहुत क्लोजली प्लेस्ड स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, एक एक बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उनको हम लोग। तो लोकल गवर्नमेंट, बेसिकली हम लोग थर्ड टायर की बात कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड आर सबऑर्डिनेट्स टू इट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटी उनको नहीं मिल रहा है, अथॉरिटी उनको संविधान दे चुका है। अब आगे उसमें कुछ पावर्स स्टेट के पास हैं, कंट्रोल में है, जो वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत मानेंगे। लोकल गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे लोकल गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है राज्यों पे। तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, लेकिन पार्शियली इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ कंपल्सरी पार्ट है जो संविधान में ही लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया गया है। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट, कुछ चीजों में डिपेंडेंट है।
तीसरा, लोकल गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट अभी तक जो है वो सबसे अप्रोक्सीमेटली आप कहेंगे जो एकदम क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी पार्शियली गलत भी नहीं है। चौथा, लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है लोकल गवर्नमेंट्स आर एजेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिट्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंटर के इंटरेस्ट में काम क्यों करेंगे। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट दिया हुआ है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट सामने जो प्रोविजन है उससे मैच करना है। तो सबसे पहला 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर और नेशनल यूनिटी प्रिंसिपल, बस बेसिकली इंटीग्रिटी को इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये 1 के सामने ए जो है वो हम लोग प्रोबेबल सही मान रहे हैं। 92nd अमेंडमेंट एक्ट से 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था 8 शेड्यूल में, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये एक सेकंड के सामने बी सही है, ठीक है। थर्ड, 102nd अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू ट्राइबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गलत है, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, यानी कि ये यहाँ आएगा। और 106th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नारी शक्ति वंदन, यानी 1/3 सीट रिजर्व होगा वुमेन के लिए, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें तो 1 का ए पहला सही है और 2 का बी जो है वो ये वहाँ पे सही दिखेगा। अगर हम यहाँ पर जब जाते हैं देखने तो हमको क्या दिख रहा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन है ही नहीं जो हम सही मार पाए, यानी कि इस क्वेश्चन में झारखंड के जेपीएससी प्रीलिम्स में ऑप्शंस गलत हैं, ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, क्योंकि कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और यहाँ पे बताना है कि करेक्ट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 का ऑप्शन एक आ रहा है, 2 तो कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है। इसमें एक बार को हम चाहते तो गलत बोल सकते थे कि इंटीग्रिटी नहीं लिखा है, नेशनल यूनिटी प्रिंसिपल लिखा है, तो हम चाहें तो 1 को गलत कर भी दे, 2 तो कहीं से गलत नहीं होगा और 2 ओनली कोई ऑप्शन में नहीं है। तो 1 and 2 या 2 ओनली होता अगर तो भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्वेश्चन कैंसिल होगा। अगला देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए जो आगे कुछ क्वेश्चन अगर आए तो आप बना सके उसके लिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग थे, इन पे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन मेंबर्स थे। डेट की बात कर ले तो 29 अगस्त 1947 को ये बनाया गया था। टोटल 3 ड्राफ्ट इसने तैयार किए थे और जो फाइनल ड्राफ्ट है वो पेश हुआ था 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इसके बारे में जानना होगा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ, ठीक है। तो थोड़ा सा कोर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का अध्ययन है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं, कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं, इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसीज काम करती हैं। पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर इनके बारे में बात करें जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं वुड्रो विल्सन को, उन्होंने कहा दैट पबैड इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है पॉलिसी का उसके बारे में ही पबैड जो है वो बताता है, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नेंस मॉडल इज मोस्ट अलाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा बताइए इन चारों में से कौन सा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होगा जहां पे लोगों की भागीदारी और डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो है वो इंश्योर होता हो। तो अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, प्लुरलिस्टिक गवर्नेंस। तो अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन जो है वो लगभग सिमिलर माना जाता है, जहां पे सेंट्रलाइजेशन एकदम पीक पे होता है। ओलिगारिक जो गवर्नेंस होती है वहां पर कुछ एलिट क्लासेस या सेक्शंस के द्वारा पावर कंट्रोल होता है। प्लुरलिस्टिक में क्या होता है, पावर शेयर होता है अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जो आप इस पर्टिकुलर एक इमेज से देख सकते हैं। दिस इज प्लुरलिस्टिक, यही सही जवाब होगा। जो गवर्नमेंट में बहुत सारे पावर शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा है अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन, यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है वो नहीं, सिंगल लीडर या स्मॉल ग्रुप के पास रहेगा। ओलिगारिक में क्या होता है, ये कुछ स्मॉल प्रिविलेज ग्रुप जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, मतलब एलिट फ्यू ग्रुप्स, उन्हीं के द्वारा पावर कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्लुरलिस्टिक। चलिए अगला है, आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं और उसको मैच करना है ये किससे रिलेटेड है।
तो नगर पंचायत, पंचायती राज, टू टायर और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें हम लोग पहले आते हैं नगर पंचायत। 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, तो टू के सामने बी हम लोग को ढूंढना है, मतलब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बच गया। अब आते हैं टू टायर सिस्टम जो है अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 1977 में जो कमेटी बनी थी। तो 4 के सामने डी ढूंढिए, 4 के सामने डी यहाँ पे है, बाकी दोनों आप अपने आप वैसे भी आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी किए थे, और पंचायती राज का इलेक्शंस का प्रोसीजर 73rd अमेंडमेंट में दिया हुआ है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, इन कैन द इंडियन फेडरल सिस्टम, जहां पे भारत में जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी बन सकता है, और अगर बन सकता है तो इनमें से किन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगता है उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और इस दौरान क्या होता है? शिफ्ट होता है पावर का। तो पार्लियामेंट को बहुत सारी चीजों पे राज्यों के लिए भी पावर कंट्रोल मिल जाता है, तो वन तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास या तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा। अगर हम एक कोई स्टेटमेंट गलत ढूंढ ले इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास आंसर ए आ जाएगा डायरेक्टली। गलत स्टेटमेंट कोई एक ढूंढना है। आइए देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सबसे पहले इसी को पकड़ लीजिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय फेडरलिज्म और यूनिटरी प्रोविजन का क्या लेना देना? तो ये होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो अब जैसे ही 4 गलत हुआ तो ऑल तो होगा नहीं, तो आपके लिए ये दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं भी होता, आपका ऑप्शन आ गया आंसर ओनली 1। बट ये दोनों वैसे भी गलत है। इफ सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी इन लोकसभा, इमरजेंसी हटाने के लिए लोकसभा का मेजॉरिटी से हट सकता है, लग नहीं सकता है। तो हटाने के लिए बात आएगी तो वापस फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट होगा, यूनिटरी में तो होगा नहीं, तो ये गलत है। एंड ऑन प्रपोजल सपोर्टेड बाय 2/3 मेजॉरिटी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो ये लास्ट दो क्वेश्चन है, पहला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भारत में कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका सही जवाब 1993 है। जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में, उसके बेसिस पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ऐड हुआ था। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको 12 अक्टूबर 1993 को एस्टैब्लिश हुआ। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कानून के द्वारा लाया गया है, और इसमें चेयरपर्सन होता है जो कि एक सीजीआई या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। 4 मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, बाकी कमीशंस के जो चेयरपर्सन होते हैं। और टर्म जो इनका है ये आपको 5 साल या 70 साल तक ऑफिस होल्ड करते हैं, ऐसा एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एनडीएमए जो होता है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी बाय डिफॉल्ट चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा पूरा का पूरा जेपीएससी का पॉलिटी का जो था वो डिस्कशन था, और भी कुछ एग्जामिनेशन से क्वेश्चन जैसे आएंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।